इंग्लिश सीखने के लिए एक छोटा सा ये जनरल स्ट्रक्चर जो सभी को मालूम होना चाहिए, दैट इज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अगर ये तीनों चीज़ को हम समझ जाएं तो हम सेंटेंस को आसानी से करेक्ट ऑर्डर में बैठा सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं और ये तो सारे लोग जानते ही होंगे पहले से, कर्ता कहते हैं। बट व्हाट डू यू मीन बाय दिस कर्ता? इसको अंग्रेजी में डूअर भी कहते हैं, यानी जो काम करने वाला हो। हिंदी में और भी इसको इलस्ट्रेट करके कहें तो इसको बोलेंगे काम करने वाला। जो काम करने वाला होता है उसे कर्ता कहते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों से अपना काम तो नहीं बनता ना, क्योंकि कर्ता सामने से आता और हमें पता ही नहीं चलता यही कर्ता है क्या। चलो समझते हैं थोड़ा और डिटेल में कि कर्ता यानी सब्जेक्ट होता क्या है। कर सकते हैं जैसे कि दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, ईच है, आइदर है, नाइदर है, नन है, नो वन है, नोबडी है, समबडी है, समवन है, व्हाट है, हाउ है, व्हेन है, वेयर है। ढेर सारे प्रोनाउंस को हम यूज़ कर सकते हैं ऑन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। Hello everybody, welcome once again in my YouTube channel, and today I am gonna start the day 3rd class of Basic English। आज हम बेसिक इंग्लिश की डे 3rd की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। और जो लोग सीख कर थक गए हैं, हार गए हैं और वो सीख नहीं पा रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ें शेयर करने वाले हैं जो एक लर्नर, एक बिगिनर को चाहिए। तो चलते हैं और फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक भी सेंटेंस का ही है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बता रखा है लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, वॉवेल क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होता है, सेमी वॉवेल्स क्या होता है। इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर रखा है, बिल्कुल जीरो लेवल से। तो आज बेसिक इंग्लिश की क्लास करी जा रही है और इस बेसिक इंग्लिश की क्लास में डे 3 की क्लास है। डे 3 यानी तीसरे दिन की क्लास है। ओके, डे 3 की क्लास है और इस क्लास में हम क्या सीखेंगे, तो चलिए समझते हैं। इस क्लास में हम सेंटेंस सीखेंगे। ओके, तो सेंटेंस हम सीखेंगे, लेकिन इससे पहले इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया कि सेंटेंस होता क्या है प्रॉपर वे में। बट आज मैं फिर से इसके बारे में डिफाइन करके बताऊंगा। ये क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। किसका कॉम्बिनेशन होता है? वर्ड्स का। जैसे कि दोस्तों लेटर जो होता है वो लेटर एक एक पीस होता है, जैसे कि ABCDEFGH, और उसमें से कोई भी एक ले लो, दैट इज़ कॉल्ड लेटर। बट अगर हम बात करें वर्ड की तो लेटर जुड़ के वो बनता है क्या, वर्ड बन जाता है। और यही वर्ड जुड़ के क्या बनता है, वर्ड जुड़ के सेंटेंस बनता है। तो ये आपको टेक्निक याद रखनी है दोस्तों। सबसे पहला क्या है, लेटर है, जो कि 0 लेवल से मतलब ABCD को अल्फ़ाबेट कहते हैं। ये क्या है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फ़ाबेट। उसके बाद लेटर जुड़ा तो वर्ड बना, और वर्ड जुड़ के क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। चलते हैं सेंटेंस होता क्या है उसके बारे में समझते हैं। ये एक कॉम्बिनेशन, किसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। साथ ही साथ दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, कंप्लीट सेंस होना चाहिए, यानी कि पूरा का पूरा अर्थ निकलना चाहिए। कंप्लीट सेंस का अर्थ क्या हुआ, पूरा अर्थ निकलना चाहिए। विद, इसके साथ ही क्या है, विद मतलब होता है उसके साथ, के साथ। विद करेक्ट पंक्चुएशन। अब ये कौन सी बला है भाई, करेक्ट पंक्चुएशन। क्या आपने इसे कभी सुना है पंक्चुएशन के बारे में? पंक्चुएशन का अर्थ होता है चिन्ह विचार। अगर आप सेंटेंस की डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो शायद आपको ये ना मिले, लेकिन मैं अपने अनुभवों के आधार पर अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस आई एम जस्ट राइटिंग दिस। वाई हैव आई रिटन दिस? बिकॉज क्योंकि आप सेंटेंस के अंत में देखेंगे कि कोई ना कोई एक सिंबल या चिन्ह लगा होता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, दैट इज़ कॉल्ड पंक्चुएशन। तो ये आपको समझना ज़रूरी है कि सेंटेंस के अंत में एक पंक्चुएशन भी होना मांगता, अदरवाइज सेंटेंस विल नॉट बी कंसिडर्ड। ओके, सो एक एग्जाम्पल से यहाँ हम देख लेते हैं। जैसे माई नेम इज़ VK शर्मा। ओके, दिस इज़ माई नेम एंड आई हैव रिटन दिस इन अ सेंटेंस। देखो ये माई क्या है, एक वर्ड है, नेम क्या है, वर्ड है,
इज़ क्या है, वर्ड है, और ये भी क्या है, एक वर्ड है, और इसका कोई मतलब भी निकल रहा है, इसलिए दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ सेंटेंस। अंडरस्टूड, समझ में आ गया होगा कि ये एक सेंटेंस है। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ, इज़ वीके नेम शर्मा माय तो देखो ये बड़ा अटपटा सा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो ये कॉम्बिनेशन में नहीं है। ये जो मैंने लिखा है कॉम्बिनेशन, यानी कि तालमेल होनी चाहिए वर्ड्स के बीच में। अब माय है, नेम होना चाहिए, फिर एज होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए। तो इसी चीज़ के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि ये करेक्ट ऑर्डर में लिखा नहीं जाता है, इसलिए ये करेक्ट ऑर्डर में लिखा जाता है, जबकि मैंने नीचे वाला करेक्ट ऑर्डर में नहीं लिखा है, कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा है, और इसलिए ये सेंटेंस नहीं है। और हम में से बहुतों को ये प्रॉब्लम आता है कि कौन से वर्ड को कहाँ पे रखना है और कैसे रखना है तो सेंटेंस फ्रेम हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें ये एक जनरल सा स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर हमें बात करना होगा। देखिए, ये सबसे पहले हमने एक छोटा सा इंग्लिश सीखने के लिए एक छोटा सा ये जनरल स्ट्रक्चर जो सभी को मालूम होना चाहिए, दैट इज़ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। अगर ये तीनों चीज़ को हम समझ जाएं तो हम सेंटेंस को आसानी से करेक्ट ऑर्डर में बैठा सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, स्टैंड्स फॉर मीन्स फुल फॉर्म। सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं, और ये तो सारे लोग जानते ही होंगे पहले से, कर्ता कहते हैं। बट व्हाट डू यू मीन बाय दिस कर्ता, इसको अंग्रेजी में डूअर भी कहते हैं, यानी जो काम करने वाला हो। हिंदी में और भी इसको इलस्ट्रेट करके कहें तो इसको बोलेंगे काम करने वाला। जो काम करने वाला होता है उसे कर्ता कहते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों से अपना काम तो नहीं बनता ना, क्योंकि कर्ता सामने से आता और हमें पता ही नहीं चलता यही कर्ता है क्या। चलो समझते हैं थोड़ा और डिटेल में कि कर्ता यानी सब्जेक्ट होता क्या है। तो सब्जेक्ट जो होता है ये दो चीज़ें हो सकती है, एक हो सकता है नाउन और दूसरा हो सकता है प्रोनाउन। तो अब ये दो बलाएं कौन सी चीज़ है मैं इसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें आप देख सकते हो, जितनी भी चीज़ें आप देख सकते हो या महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो, दैट विल बी कंसिडर्ड और कॉल्ड नाउन। ओके, जैसे हमें ये बोर्ड दिखाई दे रही है, ये मार्कर दिखाई दे रही है, कैमरा दिखाई दे रहा है, फ़ैन दिखाई दे रहा है, लाइट दिखाई दे रही है, मैं दिखाई दे रहा हूँ, आप भी दिखाई दे रहे हो, और आप जो मोबाइल में देख रहे हो वो भी दिखाई दे रहा है। तो व्हाट डू आई वांट टू से, द थिंग विच यू कैन सी बाय योर आईज, दैट इज़ कॉल्ड नाउन एंड दैट कैन आल्सो बी फेल्ट, जिसको हम महसूस भी कर सकते हैं। नॉट ओनली कैन बी सीन। तो अब चलो आगे की ओर समझते हैं कि नाउन, अगर हमें नाउन पता करना होगा तो क्या करेंगे। तो सीधी सी बात है, एक क्वेश्चन करना है, व्हाट। क्या क्वेश्चन करना, व्हाट। अगर व्हाट क्वेश्चन करने पे और जवाब आ जाता है तो दैट इज़ ए नाउन। कैसे, तो आप चीज़ों को देखो, जो भी चीज़ें अभी आपके सामने में दिख रहा है देखो और पूछो व्हाट, क्या है पूछो। अगर जवाब आता है वो बेंच है, टेबल है, कुर्सी है, फ़ैन है, दीवार है, घर है, मकान है, दोस्त है, कुछ भी है, दैट विल बी नोन एज नाउन। समझ में आया। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट के स्थान पर हम पहले चीज़ किसको, नाउन को ले सकते हैं। अब नाउन में कई तरह की चीज़ें हैं, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो बेसिक नॉलेज ये रखना है कि नाम सब्जेक्ट की जगह हम नाउन को रख सकते हैं। और नाउन यानी किसी चीज़ का नाम, जो भी चीज़ इस दुनिया में आप देख सकते हैं या फील कर सकते हैं। बट इफ़ आई टॉक अबाउट प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है, तो प्रो का अर्थ होता है इंस्टीड ऑफ और नाउन का अर्थ होता है नेम, यानी नेम के बदले में जिसको यूज़ करते हैं, नेम के बदले में जिसको यूज़ करते हैं। इंस्टीड ऑफ का अर्थ होता है के बदले में, यानी नाउन के बदले में। यहाँ दूसरा है क्या, नाउन के बदले में, यानी नाम के बदले में जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसको सर्वनाम या प्रोनाउन कहते हैं। तो इस बात को समझना ज़रूरी है। जैसे कि वह, यह, ये सब, वो सब, उन्होंने,
इसने, उसने, तो ये सारे क्या है, प्रोनाउन हैं। जैसे कि मैं बता दूं, एक नाम लेते हैं, राम इज़ हैप्पी। मैं एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा हूँ, राम इज़ हैप्पी। अब मैं आकर आपको पूछूं कि नाउन कहाँ है इसमें, तो आप बोलोगे ये नाउन है, क्योंकि नाम ही को तो नाउन कहते हैं, इसलिए ये नाउन है। तो इसके बदले का प्रोनाउन कौन सा आएगा, तो इसके बदले का प्रोनाउन आएगा ही। समझ में आई बातें? ही इज़ हैप्पी। क्या आपको समझ में आया? चलो, नहीं समझ में आया तो यहाँ पे समझते हैं कि कैसे हम प्रोनाउन को बदल सकते हैं। अगर कोई मेल हो नाम में तो ही लगा देना। अगर कोई फीमेल हो नाम में तो क्या करना, सी लगा देना। अगर कोई नॉन लिविंग बोले तो निर्जीव। अगर कोई निर्जीव चीज़ें दिखें, निर्जीव नाउन वाला हो, जैसे बुक हो, पेन हो, पेंसिल हो, किताब हो, कलम हो, कॉपी हो, दिमाग हो, कुछ भी, ये सारे में क्या लगाएंगे, इट। और आपको क्या लगता है, गाय हो, बकरी हो, भैंस हो, घोड़ा हो, उल्लू हो, ऊँट हो, हाथी हो, उन सभी में भी हम इट का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ आदमी को ही लिविंग यानी ज़िंदा यानी सजीव मानता है, बाकी सारे चीज़ों को निर्जीव यानी नॉन लिविंग थिंग कंसीडर करता है। इसलिए नॉन लिविंग थिंग जो भी होगा सारे में हम प्रोनाउन इट का प्रयोग करेंगे। वेयरएज अगर दोनों हो जाए यानी एक से अधिक हो जाए तो इसको कहते हैं प्लूरल, और प्लूरल होगा तो हम दे का यूज़ करेंगे। प्लूरल होगा तो गाइस किसका यूज़ करना है, दे का। चलो कुछ एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे राम के बदले हमने प्रोनाउन क्या लिया, ही। उसी तरह अगर यहाँ पे रानी होती, रानी इज़ बिज़ी, मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिया। अब रानी के बदले क्या लिख सकते हैं, तो रानी के बदले हम सी लिख सकते हैं। रानी के बदले क्या लिख सकते हैं, सी, क्योंकि हमने बताया कि फीमेल कोई हो तो उसका प्रोनाउन क्या लिखना है, सी लिखना है, और मेल कोई हो तो प्रोनाउन क्या लिखना है, ही लिखना है। तो मैं बोलूँगा आपके पापा के बदले कौन सा प्रोनाउन आएगा, बोलो कौन सा आएगा, ही आएगा। मम्मी के बदले सी आएगा। कोई लड़का दोस्त है तो उसके बदले ही आएगा। कोचिंग के बदले इट आएगा। स्कूल के बदले इट आएगा। तो वैसे वो सारी चीज़ें जो मेल है उसमें ही लगाना है, फीमेल में सी लगाना है, नॉन लिविंग में इट लगाना है। जैसे बेंच, टेबल, कुर्सी, पेन, कलम इत्यादि जितने भी चीज़ें। और अगर प्लूरल हो, जैसे कि यहाँ पे हम बोलते हैं बुक्स वर सोल्ड, बुक्स वर सोल्ड। मैं एक एग्जाम्पल लिया हूँ और यहाँ पे क्या है, बुक्स है, तो आप देखोगे बुक नॉन लिविंग है, फिर भी इसमें हम क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। अब बोलोगे क्यों लगाएंगे सर, दे क्यों लगाएंगे, दे क्यों लगाएंगे, दे इसलिए लगाएंगे क्योंकि इट इज़ प्लूरल। ये देखोगे बुक्स है, बुक नहीं, बुक्स यानी मोर देन वन बुक, यहाँ एक से अधिक किताबें हैं, इसलिए यहाँ पे हम प्रोनाउन किसका यूज़ करेंगे, दे का करेंगे। लेकिन अगर हम लिखेंगे यहाँ पे टेबल वाज ब्रोकन, कुर्सी टेबल टूटी हुई है, तो ये टेबल के बदले क्या आ जाएगा, इट आ जाएगा, जबकि बुक्स के बदले क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा। उसी तरह अगर मैं पूछूं मार्कर के बदले क्या आएगा, तो इट आएगा। पेन के बदले इट, शर्ट के बदले इट, मौसा के बदले ही, मौसी के बदले सी, चाचा के बदले ही। तो आप समझ गए ना इस चार्ट से हाउ टू चेंज प्रोनाउन। नाउन से प्रोनाउन को चेंज करने के लिए ये चार ही कॉन्सेप्ट बना हुआ है। मैं क्यों बता रहा हूँ इसको, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह पे लिखते हैं। तो चलो कुछ बातें क्लियर हो गई कि ही, सी, इट, दे कि कैसे हम चेंज करेंगे। और यहाँ प्रोनाउन के बदले आई लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं, ही लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, दे लिख सकते हैं, यू लिख सकते हैं, दे, यू इत्यादि, ये सब हम लिख सकते हैं। और इसको हम अगर व्यवस्थित रूप में बनाना चाहें तो हम इसको क्या करेंगे, सीधा पर्सन से डिनोट कर देंगे। पर्सन कितने होते हैं, तो ये एक नई टॉपिक है, ये 3 होता है। पर्सन कितना होता है, 3। एक होता है फर्स्ट, दूसरा होता है सेकंड, तीसरा होता है थर्ड पर्सन। ओके, फर्स्ट पर्सन के अंदर कौन कौन आता है, तो आई और वी आता है। सेकेंड पर्सन के अंदर यू सिर्फ आता है, और थर्ड पर्सन के अंदर ही आता है।
सी आता है, इट आता है और दे आता है। तो आपको ये प्रोनाउन में याद रखना है। ये फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकेंड पर्सन में यू एंड थर्ड पर्सन में ही सी इट दे, ही सी इट दे। तो आपको यही याद रखना है। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी इट दे। आई वी यू ही सी इट दे, आई वी यू ही सी इट दे। तो ये सारा क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। गाइज इतना ही प्रोनाउन है क्या? नहीं, प्रोनाउन और भी सारे हैं। प्रोनाउन को ये बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट की जगह आप किसे यूज़ कर सकते हैं। तो पहला मैंने नाउन बताया, दूसरा मैंने प्रोनाउन बताया, और प्रोनाउन की जगह हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन यानी आई वी यू ही सी इट दे यूज़ कर सकते हैं। अगर हम प्रोनाउन की बात करेंगे तो ये ढेर सारा है। ये 10 तरह का होता है। पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, रेसिप्रोकल, इंट्रोगेटिव, इंडेफिनिट और इंट्रोगेटिव, इंडेफिनिट और एम्फैटिक प्रोनाउन। ये 10 तरह का प्रोनाउन होता है, अलग अलग तरह का। और भी प्रोनाउन और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, ईच है, आइदर है, नाइदर है, नन है, नो वन है, नोबडी है, समबडी है, समवन है, व्हाट है, हाउ है, व्हेन है, वेयर है। ढेर सारे प्रोनाउंस को हम यूज़ कर सकते हैं ऑन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के स्थान पे हम यूज़ कर सकते हैं नाउन या प्रोनाउन। आई होप कि ये 2 बातें आपको समझ में आई होगी कि सब्जेक्ट के स्थान पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं और सब्जेक्ट कहते किसको हैं। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट क्या है। अब चलते हैं वर्ब की ओर। देखो, वर्ब जो है ना, वर्ब एक क्रिया, काम, मतलब जो भी आप काम करते हो दैट इज़ कॉल्ड वर्ब। ओके, जैसे खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, हंसना रोना, खेलना कूदना, मारना पीटना, लिखना पढ़ना, रोना धोना, सोना, कुछ भी करते हैं दैट इज़ कॉल्ड वर्ब। तो वर्ब का एक, मैं अलग से इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ, फिर मैं आपको वर्ब के बारे में बताता हूँ। वर्ब में आर साइलेंट होता है, इसे वर्ब पढ़ते हैं, बट पंक्चुएशन अभी आपको प्रोनाउंसिएशन से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अभी बेसिक इंग्लिश की क्लास चल रही है, इसलिए इसको सीखने के लिए हम आराम से सीखेंगे, एकदम इजी से सीखेंगे, इजी वे में। जिसे कुछ नहीं आता वो भी सीख सकता है। वर्ब जो होता है, इसकी पहचान क्या है? पहचान ये है कि इसके अंत में ना लगा होता है। जैसे प्ले, प्ले का अर्थ क्या हुआ? खेलना। देखो, रन, दौड़ना, ना आया, ये लास्ट में ना आया। देखो, स्माइल, स्माइल कर दो, मुस्कुराना। स्माइल मतलब क्या होता है? मुस्कुराना, यहाँ ना आ गया। जैसे जंप मतलब क्या होता है? कूदना, ना आ गया। बोलो, समझ में आ गया? इतना आसान सा टिप्स और ट्रिक्स कहीं नहीं मिलेगा, आराम से जानना। पहचानने का तरीका है ना। ये कौन सा वर्ब होगा? ये मेन वर्ब होगा। कौन सा होगा? मेन वर्ब। वर्ब 2 होता है, एक एम भी, दूसरा एच भी, यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो मेन वर्ब वो वर्ब होता है जिसमें ना लगा होता है। ये देख लो दोस्तों। ओके, रीड, राइट, स्पीक, सिट, से, तो कुछ भी, जैसे रीड मतलब क्या होता है? पढ़ना। तो ये जो ना लग रहा है ना, ये वर्ब है। ओके, यहाँ पे क्या है? वर्ब है। तो ये तो हो गया मेन वर्ब की बात है। ये करोड़ों है, किसी काम का करना या होना वर्ब कहलाता है। एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। ऐसे डेफिनेशंस हैं, बट डेफिनेशन से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें बोलना है, बोलने सीखना है। इसलिए हमें चीज़ों को एकदम आगे से जाए तो उसे पकड़ के रख लेना है। तुम ही भर भो रुक जाओ, ठीक है। अभी मैं बोलूं कि सर बता दो, ये स्मार्ट वर्ब है क्या? स्मार्ट वर्ब है क्या? स्मार्ट मतलब भद्र होता है। तो क्या आप ये ना आया क्या? नहीं ना, तो ना नहीं आया तो है नहीं वर्ब। अब मैं पूछ दूं हैप्पी वर्ब है क्या? तो आप हिंदी कर लो, हैप्पी मतलब खुश होता है, ना तो आया नहीं, तो ये वर्ब नहीं है। लेकिन मैं पूछूं लीव मतलब क्या होता है? तो आप बोलोगे रहना। लिव मतलब रहना, तो ना आ गया तो वर्ब है। समझ में आ गया? अब हेल्पिंग वर्ब कितना है? हेल्पिंग वर्ब 24 है। टोटल कितना है? 24 है। ईज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज टू, आउट टू, नीड, मस्ट, डेयर। ये कितने? 24 वर्ब्स हैं। और ये 24 वर्ब जो है हम
अगले क्लास में करेंगे इसके बारे में। लेकिन अभी आपको ये समझना है, इसको याद रख लेना है कि 2-4 वर्ब है, ज़्यादा नहीं है, कितना है 2-4 वर्ब है, 2-4 ही वर्ब है हेल्पिंग वर्ब के अंदर, और मेन वर्ब के अंदर करोड़ों वर्ब है। और जो मेन वर्ब होगा इसका पहचान क्या है, इसका पहचान पहले बात तो ना लगा होगा, दूसरा पहचान क्या है, इसके रूप होंगे, यानी रूप बदलता है ये V1 V2 V4 V3 V4 V5, यानी 5 रूप में ये बदल के आता है। तो आप समझ गए, सब्जेक्ट की जगह क्या लेंगे, नाउन या प्रोनाउन। नाउन की जगह कोई नाम आ सकता है, जो भी चीज़ हम देखते हैं। प्रोनाउन की जगह 3 पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी I we you he she it they, ये सारा लगा सकते हैं। बाकी वर्ब जो है, वर्ब ये 2 तरह का होता है, एक मेन वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब में ये हमने बता दिया, इसका पहचान ना से होता है और इसके 5 रूप होते हैं। इसके बारे में हम डिटेल से अगले वीडियो में जानेंगे। लेकिन हेल्पिंग वर्ब कितना होता है, 24 होता है, वो भी हमने बताया आपको, और इसके बारे में डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन तरीके से करेंगे, ताकि आप एक बार देखने पे भूले ना, ऐसी वीडियो आपके लिए लाऊंगा। तो क्लियर हो गया सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। अब ऑब्जेक्ट यानी कि जो कार्य करेगा वो उसका ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मैं खाता हूँ तो क्या खाता है वो ऑब्जेक्ट है, मैं खेलता हूँ क्या खेलता है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो कौन सा काम कर रहा है, करने वाला सब्जेक्ट, कौन सा काम कर रहा है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट भी 2 तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा एक डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हम नाउन को रखते हैं, वेयर एज इन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वी कीप प्रोनाउन, वी पुट हियर प्रोनाउन को। अभी देखो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है हमारे आवश्यकता के अनुसार हम नाउन को पुट करते हैं, रख देते हैं, जबकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हम प्रोनाउन को रखते हैं। और ये रेडीमेड ऑब्जेक्ट है, इसको आप याद रखें। आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है और दे का ऑब्जेक्ट दैम होता है। तो ये सारा आपको रेडीमेड ऑब्जेक्ट जो है इसे याद रखना है। रेडीमेड ऑब्जेक्ट का अर्थ है पहले से बना हुआ ऑब्जेक्ट, एंड दैट विल बी ओनली एंड ओनली प्रोनाउन, नॉट नाउन। ओके, नाउन वाले में हमें तो जो आवश्यकता होगी, हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट को, वॉलीबॉल खेल रहे हैं तो वॉलीबॉल को, हम कहानी लिख रहे हैं तो कहानी, भाषण लिख रहे हैं तो भाषण। यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हम क्या करते हैं कि चीज़ों को हम डायरेक्ट डालते हैं सीधे तौर पे, और वो होता है नाउन, जबकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले से बना हुआ रेडीमेड ऑब्जेक्ट है। तो ये 3 चीज़ों के बारे में आप समझ गए होंगे। और इंग्लिश में ये जनरल जो भी ये जनरल स्ट्रक्चर जो है, कॉमन स्ट्रक्चर, ये सभी को समझना ज़रूरी है। अगर इन चीज़ों को आप नहीं समझेंगे तो सेंटेंस फॉर्मेशन करते समय आपको बहुत ही ज़्यादा समस्या आने वाली है, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस पढ़ने वाले हैं, उससे पहले हमें स्ट्रक्चर के बारे में मालूम होना चाहिए कि आखिर सेंटेंस बनता कैसे है। तो सेंटेंस बनाने के लिए हमें ये कॉमन स्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी। पहले कभी सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। अब इन्हीं चीज़ों पे हम आगे चर्चा करेंगे तो बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आने वाली है। हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में, टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ओके, तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस जानेंगे, और ये वो चीज़ें हैं जिसको जानने के बाद आप किसी भी सेंटेंस को आप सुनेंगे तो डायरेक्ट उसको उस सेंटेंस में रखने की कोशिश करेंगे और तुरंत रख भी देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी बेहतरीन तरीके से, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस को लेकर, जो आपको बेहतरीन तरीके से सेंटेंस को समझने में मदद करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।